वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज है 31 मार्च और 31 मार्च से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी आपके लिए एग्जाम के लिहाज से स्टैटिक जीके का पॉइंट होगा, जो स्टैटिक जीके के वो क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में बनते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, है ना। आपके लाइक से टीचर का मोटिवेशन जो है वो काफ़ी बढ़ता है। और अगर मैं बात करूं तो आप अपने स्टडी ग्रुप के जो भी चैनल्स है, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं, उसके अंदर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको ये मेरी जो मेहनत है वो अगर पसंद आए तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है आज का, कि अभी हाल ही में छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो छठवां या छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिमस्टेक समिट भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो एग्जाम में या तो बिमस्टेक समिट पूछ ले या फिर शिखर सम्मेलन, बात एक ही है। तो इसका जो आयोजन होगा वो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर होगा, तो थाईलैंड में होगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, ये मतलब इसकी स्थापना क्यों हुई थी, क्या है ये शिखर सम्मेलन। तो ध्यान से सुनिएगा कि बंगाल की जो खाड़ी है ना, आपने देखा होगा ये इंडिया का मैप है ना। इंडिया के मैप के अंदर इधर है आपका बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर, ठीक है। तो जो बंगाल की खाड़ी है, इस खाड़ी के तटवर्ती जितने भी देश हैं, यानी इस खाड़ी से लगने वाले जितने भी तटवर्ती देश हैं, या फिर इस बंगाल की खाड़ी के जितने भी समीप देश रहने मतलब जितने भी ऐसे देश हैं जो इसके बहुत ही पास में जो समीप देश हैं, उन सभी का, उन देशों का एक आर्थिक मतलब एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है ये, क्या, बिमस्टेक, ठीक है। बिमस्टेक की फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, तो ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये आपको बिमस्टेक की फुल फॉर्म है जो आपको ध्यान रखनी है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप एक काम कीजिए, इसको बार बार लिखिए। 3-4 बार अगर आप लिखेंगे ना, 4 बार 5 बार कॉपी में लिखेंगे ना, तो ये फुल फॉर्म आप कभी भूलेंगे नहीं जिंदगी में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो ये जो सम्मेलन है ये कब होने वाला है, तो 3 से 4 अप्रैल आपको ध्यान रखना है 2025 में ये सम्मेलन होगा। और एक और चीज, इसके अंदर भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं, हिस्सा लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे अगर हम बात करें तो ये तो छठा सम्मेलन है ना। कौन सा छठवां सम्मेलन है। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, फर्स्ट समिट कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 2004 में हुई थी। कहां पर, तो थाईलैंड में हुई थी। वहीं पे जो लास्ट सम्मेलन हुआ था, जो पांचवा शिखर सम्मेलन था, वो 2022 में श्रीलंका में हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी 2025 के अंदर छठवां सम्मेलन हो रहा है अप्रैल में, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो बिम्स्टेक की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 6 जून 1997 में होती है, 1997। आगे की डेट नहीं भी याद रख पाते, सन जरूर याद रखिएगा क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मुख्यालय भी एग्जाम में पूछा गया है ना, कि इसका मुख्यालय कहां पर है, किसका, बिम्स्टेक का। तो बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो ढाका है, और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। अध्यक्षता की बात करूं तो मार्च 2022 से इसकी अध्यक्षता किसने संभाली है, थाईलैंड ने इसकी अध्यक्षता संभाली है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कौन सा देश इसकी अध्यक्षता कर रहा है वर्तमान में। सदस्य देशों की बात करूं तो 7 देश जो है इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में। अगर हम बात करें यहाँ पे तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। अब देखिए ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और इसी बंगाल की खाड़ी के अगर अंदर हम बात करें कौन कौन से 7 देश हैं, तो एक तो है आपका इंडिया, दूसरा है आपका नेपाल, तीसरा है आपका भूटान, दिख रहा है ना आपको, ये नेपाल है और ये भूटान है। फिर बात करें तो ये चौथा जो है ये आपका क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। फिर देखिए यहाँ पर ये म्यांमार है, पांचवा देश हो गया। छठवां देश हो गया थाईलैंड, और सातवां देश हो गया आपका यहाँ पे श्रीलंका। तो ये वो देश हैं, 7 देश हैं जो इसके सदस्य देश हैं, जो इस तटवर्ती या समीप स्थित हैं, किसके, तो बंगाल की खाड़ी के। कौन कौन से देश हैं, यहाँ पे साइड में पूरे झंडे इनके दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे नाम भी लिख दिया मैंने, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये सातों देश आपको याद होने चाहिए क्योंकि पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में भागीरथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो अभी भागीरथ मोबाइल ऐप जो है ये उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। क्या है ये मोबाइल ऐप, इसके बारे में जानते हैं एक बार। देखिए
जल संरक्षण अभियान को आम जनता से जोड़ने के लिए, यानी जल के संरक्षण के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भागीरथ मोबाइल ऐप जो है इसको लॉन्च किया है। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने अभी क्या लॉन्च किया है, ये पुष्कर सिंह धामी ने भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब इस ऐप का काम क्या है, इस ऐप के माध्यम से राज्य के किसी भी नागरिक को अपने खुद के क्षेत्र के जो भी संकटग्रस्त है या सूखता हुआ कोई अगर ऐसी जगह, मतलब ऐसा जल स्रोत है जो संकटग्रस्त है या सूख रहा है या उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, तो वो सारी जानकारी आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से साझा कर सकते हैं, है ना। ये सुविधा आपको मिलेगी और सरकार क्या करेगी, उस संकटग्रस्त जो आपका जल स्रोत है उसको सुरक्षा प्रदान करेगी, उसका संरक्षण करेगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मोबाइल ऐप का नाम ध्यान रखिएगा, भागीरथ मोबाइल ऐप। इसको याद रखने का एक तरीका बताऊं, एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप सभी को पता है ना कि अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा नदी हो गई, भागीरथी नदी हो गई, ये सब बहती हुई फिर बाद में भागीरथी ही गंगा नाम से जानी जाती है। तो ये जो भागीरथी नदी है ये कहाँ पर, तो आपको याद हो अगर तो उत्तराखंड में बहती है, ठीक है। तो उत्तराखंड में कौन सी नदी, भागीरथी नदी। यही तो आगे चल के उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा के नाम से बहती है। तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी बहती है। और ये सोचिए नदी का संबंध किससे है, जल संरक्षण। तो आप क्या कह सकते हैं, भागीरथी क्या है, नदी है, नदी में किसकी बात होती है, नदी में भाई जल की बात है। और इस एप्लीकेशन का नाम क्या हो गया, भागीरथ। तो एक इस छोटे से ट्रिक से आपको सब चीज याद हो जाएगी कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी है और भागीरथी नदी के नाम पे आप याद रख सकते हैं भागीरथ मोबाइल ऐप। और संबंध किससे है, जल से ही है, जल के संरक्षण से। और दूसरा, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इसका क्या किया, उद्घाटन किया है। तो उत्तराखंड भी याद हो जाएगा आपको और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है तो वो भी याद हो जाएगा। तो कुल मिला के भागीरथ मोबाइल ऐप को याद रखने का तरीका ये जियोग्राफी के इस क्वेश्चन के छोटे से ट्रिक से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की बात कर रहे हैं। इसके अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है, देखिए यहां पे आप देख रहे हैं डिल्मा रूसेफ को, है ना। कौन, डिल्मा रूसेफ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। डिल्मा रूसेफ जो है ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। और एक और चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है और वो क्या है कि ये पहली महिला अध्यक्ष भी हैं, आपको ध्यान रखना है। मतलब ब्राजील की ये जो पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ है ना, ये पहली अध्यक्ष हैं किसकी, एनडीबी की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब डिल्मा रूसेफ की अगर मैं बात करूं तो इनका कार्यकाल जो है वो ध्यान से सुनिएगा, जुलाई 2025 में इनका जो कार्यकाल है ना वो खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है ना। तो जुलाई 2025 में कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो अभी सर्वसम्मति से फिर से इन्हीं को अध्यक्ष चुना गया है। अब इनका जो कार्यकाल है वो 2030 तक हो जाएगा, यानी 2030 तक के लिए फिर से ये एनडीबी की क्या बन गई हैं, अध्यक्ष बन गई हैं, इनको चुना गया है। वहीं पे एक और नाम अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है और वो क्या है, क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री की बात करूं तो ये अभी हाल ही में आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर रहे हैं, उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए एनडीबी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो एनडीबी की बात करूं तो ब्रिक्स देशों द्वारा बनाया गया अपना एक बैंक है ना। इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और परिचालन यानी कार्य करना इसने 2015 से शुरू किया था, है ना। एनडीबी की फुल फॉर्म भी पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। मुख्यालय की बात करूं, हेडक्वार्टर की, तो संघाई के अंदर इसका मुख्यालय है, ये भी ध्यान रखना है आपको। वहीं पे अगर अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष जो है ये डिल्मा रूसेफ है, इंपॉर्टेंट नाम है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ब्राजील की है। और सदस्य देशों में आपको ध्यान रखना है ब्राजील, भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, अल्जीरिया, उरुग्वे और मिस्र जो है इसके सदस्य देश हैं। बात करें ब्रिक्स देशों का ही बैंक है तो ब्रिक्स समिट की बात कर रहे हैं। 2024 में जो ब्रिक्स समिट हुआ था वो रूस में हुआ था और 2025 में जो ब्रिक्स समिट हुआ था, ब्रिक्स समिट 2025, ये ब्राजील में। ये चीज आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये समिट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में ध्यान से सुनिएगा, किस राज्य में तेंदुआ सफारी के रूप में
झज्जर बछौली वन्य जीव अभयारण्य को विकसित किया जाएगा। तो एक तो आपके एग्जाम के लिए ना ये वन्य जीव अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है स्टैटिक जीके के लिहाज से। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि झज्जर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है, सीधा यही पूछा जा सकता है आपके स्टैटिक जीके में। या फिर 4 अभयारण्य दे देगा आपको और 4 राज्यों के नाम दे देगा और आपस में कहेगा इनका मिलान कीजिए आपस में, है ना, कि आप इनको मिलाइए कौन सा राज्य में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, तेंदुआ सफारी के रूप में अभी पंजाब सरकार ने, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, पंजाब सरकार ने क्या किया है, झज्जर बछौली वन्यजीव अभयारण्य को विकसित करने की बात कही है। अच्छा, इससे फायदा क्या होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा, पंजाब सरकार ने राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इसको पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झज्जर बछौली वन्यजीव अभयारण्य को तेंदुआ सफारी पार्क के रूप में विकसित करने की बात कही है। तो राज्य ध्यान रखिएगा पंजाब। अच्छा, तेंदुआ से अभी एक तेंदुआ की रिपोर्ट आपने कुछ दिन पहले पढ़ी थी। इस तेंदुआ रिपोर्ट में क्या बताया गया था, इस रिपोर्ट के अंदर कि कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है, 13,874 जो है तेंदुओं की कुल संख्या है ना, तेंदुओं की जो रिपोर्ट आई थी। और उसमें यह बताया गया था कि सर्वाधिक तेंदुए जो हैं वो मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं, 3,907 तेंदुए अकेले मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये तेंदुए की जो रिपोर्ट थी ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनी ओचोस, ध्यान रखिएगा नाम क्या है, इनी ओचोस 2025 कहां आयोजित होगा। तो बहुराष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर बहुत सारे देश, मतलब एक से अधिक देश, है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जो देश हैं, बहुत देश इसके अंदर हिस्सा लेने वाले हैं। ये एक वायु अभ्यास है। वायु अभ्यास आप ये समझिएगा कि इसके अंदर जो वायु सेना है अलग अलग देशों की, वो इस अभ्यास के अंदर हिस्सा लेने वाली है। इस अभ्यास का नाम ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ आयोजित होगा, तो ये ग्रीस के अंदर आयोजित होगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। देखिए, आयोजन भी ग्रीस में किया जा रहा है और आयोजित भी ग्रीस ही कर रहा है। ठीक है, तो ग्रीस का नाम आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पे अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं यहां पर, तो ये जो अभ्यास है इसके अंदर भारत भी हिस्सा ले रहा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, भारत हिस्सा ले रहा है। और भारत की तरफ से सुखोई MK-30 हो गया, C-17 हो गया, ये सारे वायुसेना के जो जहाज है वो हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, ये अभ्यास जो है 31 मार्च को शुरू हो रहा है, यानी आज स्टार्ट हुआ है ये आपका जो आपका ये वायु अभ्यास है ना। और ये कब तक चलने वाला है, तो 11 अप्रैल तक ये अभ्यास आपका चलने वाला है। कहां पर, तो ग्रीस के अंदर चलने वाला है। ठीक है, आज ही ये शुरू हुआ है, याद हो जाएगा। चलिए एक और युद्ध अभ्यास देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक युद्ध अभ्यास है इंद्र अभ्यास 2025, बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है ना। अगर हम इस अभ्यास की बात करें तो ये 28 मार्च को शुरू हुआ है और 2 अप्रैल तक चलने वाला है। भारत और रूस के बीच आयोजित होने वाला है ये अभ्यास, है ना। 14वां संस्करण है 2025 में इस बार। और नौसैनिक अभ्यास है, यानी ये जो समुद्री सेना होती है ना भारत और रूस की, वो सेनाएं इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। तो नौसैनिक यानी नेवल एक्सरसाइज है। कहां पर आयोजित हो रहा है, तो चेन्नई तट पर आयोजित हो रहा है, बंगाल की खाड़ी के अंदर, है ना। ये आप देख रहे हैं, ये आपके जो रूस की तरफ से पार्टिसिपेट, मतलब रूस की तरफ से लीड कर रहे हैं, ये इंडिया की तरफ से लीड कर रहे हैं, है ना। अभ्यास का नाम क्या है, इंद्र अभ्यास। हर 2 साल में ये आयोजित होता है। ठीक है, इस बार 14वां संस्करण है 2025 के अंदर, याद हो जाएगा। पहली बार अगर हम बात करें तो पहली बार इस युद्ध अभ्यास का आयोजन कब किया गया था, तो पहली बार इस युद्ध अभ्यास का आयोजन 2003 में किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के हर जिले में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र कौन खोलने वाला है। भारत के हर जिले में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र, यानी अगर मैं इसको दूसरे नाम से बुलाऊं तो प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर आप कह सकते हैं। क्या कहेंगे, प्री मैरिटल काउंसिल सेंटर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आजकल आपको बहुत सी चीजें, बहुत सी न्यूज में देखने को आ रहा है ना, कि लोग शादी तो कर रहे हैं पर वो निभा ही नहीं पा रहे हैं साथ में, है ना। कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, चाहे एलिमनी को देख लीजिए, बहुत से सुसाइड केस देखने को मिल रहे हैं, है ना। हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रहा है, परिवार में नहीं बन रहा है, तो शादियां जो है चल नहीं पा रही हैं सही से। रीजन क्या है, रीजन ये जो आजकल रील है ना, और जो पाश्चात्य संस्कृति से अपने आप को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में जो जुड़ाव है ना, अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जाना, है ना, पूजा पाठ के अंदर विश्वास कम करना कि नहीं भारतीय संस्कृति कुछ नहीं है, हम तो कुछ मतलब इसको मानते नहीं है, मॉडर्न कल्चर अपनाना। भाई मॉडर्न ठीक है, लेकिन
आप अपने कल्चर को मत भूलिए। इस वजह से क्या है ना, शादियां बहुत सी टूट रही हैं और बहुत से रीजंस हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के हर जिले में विवाह पूर्व जो परामर्श केंद्र है वो कौन खोलेगा, वो राष्ट्रीय महिला आयोग खोलने वाला है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग आपको ध्यान रखना है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया रहाटकर, इनका नाम है ना। और इन्होंने ऐसा मतलब कहा है कि विवाह पूर्व जो परामर्श केंद्र है वो हम भारत के हर जिले में खोलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो एक बार बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जाम में, और करंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपने अभी पढ़ी है उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें, है ना, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग का लोगो है। और अगर फुल फॉर्म पूछे अगर आपसे मतलब अंग्रेजी में, तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में कई बार एग्जाम में ना एनसीडब्ल्यू भी लिख करके आता है। राष्ट्रीय महिला आयोग को शॉर्ट में एनसीडब्ल्यू लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 31 जनवरी 1992 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 31 जनवरी भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अभी 2025 में 33वां स्थापना दिवस मनाया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का। और कौन से दिन मनाया गया? 31 जनवरी को मनाया गया। और इसी 31 जनवरी को, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस पर, जो विजया रहाटकर हैं, विजया रहाटकर कौन है? अध्यक्ष हैं किसकी? इस महिला आयोग की। विजया रहाटकर की एक पुस्तक है, एक बुक है, नाम है कर्म योगिनी वीरांगना। इस कर्म योगिनी वीरांगना के पहले संस्करण का, है ना, जो आप ये समझिए कि जो लॉन्चिंग हुई थी वो इसी दिन हुई थी, स्थापना दिवस के दिन 31 जनवरी को। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एक तो इसकी अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की? विजया रहाटकर है ना। कौन है? विजया रहाटकर। इनका पूरा नाम क्या है विजया रहाटकर का? विजया किशोर रहाटकर। और इन्हीं की पुस्तक एक लिखी गई है, कर्म योगिनी वीरांगना। कर्म योगिनी वीरांगना जो बुक है, इसके अंदर अहिल्याबाई होलकर के साहस और नेतृत्व पर, है ना, ये मतलब आधारित ये पुस्तक है, जिसे किसने लिखा है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने लिखा है। तो ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर ध्यान रखिएगा इस पुस्तक का, और लिखा किसने है ये भी। अगर बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग के का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो नई दिल्ली में है, ठीक है। याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किसने पेश किया है? तो बात करें यहां पर, तो केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? वो है सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इन्होंने अभी लोकसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 जो है इसको पेश किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहली चीज तो ये कि भारतीय बंदरगाह अधिनियम जो 1908 है ना, 1908, इसके अंदर संशोधन करना। भारतीय बंदरगाह संशोधन, है ना, भारतीय बंदरगाह अधिनियम जो 1908 है इसके अंदर संशोधन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये जो विधेयक है भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, ये भारत में बंदरगाह संचालन को आधुनिक बनाने का प्रयास करेगा और साथ ही साथ पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ाने का प्रयास करेगा। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, इसे लोकसभा में भी हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल जो है इन्होंने, है ना, पेश किया है। तो यह आपको ध्यान रखना है, सर्बानंद सोनोवाल नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कंप्यूटर दीदी सेंटर्स और दीदी की दुकान पहल किसके द्वारा चलाई जाएगी? तो ये जो पहल है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ दोनों लोगों ने मिल करके इस पहल की शुरुआत की है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों। तो दोनों के बीच समझौता हुआ है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ युवा जो है इन दोनों के बीच समझौता हुआ है ना। और अगर हम बात करें कंप्यूटर दीदी सेंटर्स क्या है, तो कंप्यूटर दीदी सेंटर्स की बात करूं तो पंचायत स्तर पर ये सेंटर्स खोले जाएंगे और महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण समुदाय को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना। यानी कहने का मतलब यह है कि जो कंप्यूटर हो गया उनकी जानकारी, मतलब उसको कैसे चलाया जाए, इंटरनेट से कनेक्टिविटी कैसे की जाए, तो इंटरनेट का यूज कैसे किया जाए, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाएगी। और महिलाओं द्वारा ही संचालित होगा ये सारे जितने भी केंद्र हैं। वहीं पे बात करूं अगर मैं, तो एक है दीदी की दुकान। दीदी की दुकान की बात करूं तो इसमें स्थानीय उत्पाद जो भी होगा ना उसकी जो बिक्री है
है ना, उसके लिए खुदरा या रिटेल स्टोर स्थापित किए जाएंगे, उसे दीदी की दुकान कहा जा रहा है। ये दोनों ही पहल की बात करूं अगर मैं, तो ये किसके द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ युवा के द्वारा चलाया जा रहा है। और अगर हम कहें कि क्या उद्देश्य है मुख्य रूप से, तो ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसर पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और महिला वर्कफोर्स यानी कि महिला श्रम बल की बात कर रहे हैं, महिला श्रम शक्ति की बात कर रहे हैं, इसकी भागीदारी को क्या करना, बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, ये जो पहल है, ये पहले ना 5 राज्यों में, कौन कौन से राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, इसके अंदर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। ठीक है, और जब ये यहाँ पर मतलब सफलता मिलेगी हमको, तो हम क्या करने वाले हैं, फिर बाद में इसे पूरे भारत में क्या किया जाएगा, विस्तृत रूप से चालू किया जाएगा। ठीक है, पूरे भारत में फिर इस योजना को फैलाया जाएगा। नाम पहल का ध्यान रखिएगा और किसने शुरू किया है, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा मजदूरी में किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि किया है? तो मनरेगा मजदूरी के अंदर सर्वाधिक वृद्धि जो किया है वो हरियाणा राज्य में किया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें मनरेगा की, तो देखिए पहले नरेगा नाम से चलता था। ये नरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल से शुरू, अगर हिंदी में कहूं तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना, समझ रहे हैं ना। कब शुरू हुआ था नरेगा, 2005 में शुरू हुआ था। फिर इसके आगे महात्मा गांधी जुड़ गया, तो क्या हो गया, ये हो गया मनरेगा, यानी 2005 में नरेगा शुरू हुआ और 2006 में इसका नाम बदला गया है। ध्यान रखिएगा, इसका नाम 2006 में बदल करके मनरेगा कर दिया गया। कुछ नहीं, बस आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया और कुछ नहीं किया गया है ना। पहले राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना था, बाद में इसको क्या किया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार गारंटी योजना किया गया, बस आगे महात्मा गांधी जोड़ा गया है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, तो अभी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा की मजदूरी जो दर है उसमें कुल 2% से लेकर 7% तक इजाफे का ऐलान किया गया है। यानी ये समझिए 2 से लेकर के 7% तक मजदूरी जो है वो बढ़ाई गई है। और अगर मैं रुपए में बात करूं, तो आप ये कह सकते हैं कि 7 से लेकर के 26 रुपए तक बढ़ाया गया है ना। अच्छा, एक चीज सोच करके देखिए, अभी जब सांसदों की पेंशन बढ़ाने की बात हुई थी, ठीक है, सांसदों की जब वेतन बढ़ाने की बात हुई थी, तब कितना वेतन इन्होंने, कितने परसेंट बढ़ाया था, इन्होंने बढ़ाया था 24%। ठीक है, इनको रहने खाने हर चीज की सुविधा मिलती है, तो इनके वेतन में 24% की बढ़ोतरी की गई और हर 5 साल में बढ़ाया जाएगा। और ये देखिए, है ना, जो मजदूर लोग हैं इनके वेतन में कितनी बढ़ोतरी की जा रही है, तो 2 से लेकर के 7%। अब आप सोच के देखिए, इनकी सैलरी तो पहले से 1 लाख थी, इनको 1,24,000 कर दिया। और जहां जिन लोगों की सैलरी दिन की 241 रुपए, 240 रुपए, 300 रुपए है, उनके जो परसेंटेज बढ़ाए हैं, तो 2 से 2%, 3%, 5% ऐसे बढ़ाए हैं। क्या ही फायदा है। एक कहावत है ना, नेता किसी का नहीं होता, तो इन्होंने अपनी जो है, सांसदों ने अपने वेतन बढ़ा लिए और बाकी इन लोगों का जब वेतन बढ़ाने की बात आई तो 2-2%, 3-3% में निपटा दिया। तो नई दरें जो बढ़ाई गई है, तो नई दरों की बात करें तो नागालैंड को सबसे कम 241 रुपए मिलेंगे प्रतिदिन, और हरियाणा के श्रमिकों को सबसे ज्यादा 400 रुपए मिलने वाले हैं, मजदूरी मिलने वाली है। मजदूरी में जो सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है वो हरियाणा के श्रमिकों को मिला है ना। हरियाणा के श्रमिकों की बात करें तो 26 रुपए बढ़ाए गए हैं प्रतिदिन के हिसाब से, और 26 रुपए बढ़ाने के बाद अब इसकी जो नई मतलब मजदूरी है वो 400 रुपए हो गई है। पहले कितनी थी, 26 रुपए माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब बात आई है, आप खुद ही सोच करके देखिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं और 400 रुपए दिन की मजदूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, हाल ही में गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया गया है? तो ध्यान से सुनिएगा, गुड़ी पड़वा जो है एक तरह का मराठा नववर्ष है। क्या है, मराठा नववर्ष है। अब आप समझ गए होंगे कि किस राज्य में मनाया गया होगा मराठा नववर्ष, यानी कि हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के साथ साथ ना इसी से सटा हुआ एक राज्य है गोवा, यहाँ पर भी गुड़ी पड़वा मतलब मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको महाराष्ट्र का नाम ध्यान रखना है कि गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या है गुड़ी पड़वा। तो अभी देखिए, अभी 30 मार्च को ना चैत्र नवरात्रि शुरू हुई है। कहने का मतलब यह है कि हिंदू नववर्ष शुरू हुआ है। अब हिंदू नववर्ष जो है
ये किस किस राज्य में किस किस नाम से जाना जाता है, हम उन सभी की बात करते हैं। क्योंकि एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग राज्यों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, तो वो आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पर कि अलग अलग राज्यों में जो हिंदू नववर्ष है उनके नाम क्या है। उगादी, उगादी की बात करूं बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊं, अभी जो लास्ट टाइम पे जो एसएससी जेई 2024 का पेपर हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। अब कौन से शिफ्ट में और कौन से में पूछा गया था एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एसएससी जेई 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उगादी फेस्टिवल जो है कहाँ, मतलब किस राज्य में मनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये जो हिस्सा है ना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला, यहाँ पर मनाया जाता है उगादी फेस्टिवल, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे गुड़ी पड़वा की बात करें तो अभी आपने पढ़ा महाराष्ट्र, तो ये जो हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा है, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है और यहाँ मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। चेटी चंद जयंती की बात करूं तो सिंधी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है चेटी चंद, आपका वो ध्यान रखना है कौन सा, चेटी चंद जयंती के नाम से मनाया जाता है यहाँ पर। वहीं पे बात करूं पुथंडू की बात करूं तो तमिलनाडु के अंदर पुथंडू जो है यहाँ पर तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक नववर्ष है ना। विशु जो है ये नववर्ष मनाया जाता है केरल में, तो विशु यहाँ पर केरल में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र के अंदर मराठा नववर्ष को गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के अंदर बात करूं अगर तो तमिल नववर्ष है पुथुंडू, इसको तमिलनाडु में मनाया जाता है। विशु के अंदर आप ये मलयाली नववर्ष है। वहीं पे साजीबू चेरा ओबा की बात करें तो ये मणिपुरी नववर्ष है जो मणिपुर में मनाया जाता है। महाविशुभ की बात करूं अगर मैं तो ये उड़िया नववर्ष है जो उड़ीसा में मनाया जाता है। बोहाग बिहू की बात करूं अगर मैं तो ये असमिया नववर्ष है जो असम में मनाया जाता है। पोइला बैसाख, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला नववर्ष फेस्टिवल है ना, नाम क्या है, पोइला बैसाख। अगर हम बात करें तो इसके अंदर ना जो डेट है वो डेट ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो तीनों हैं है ना, ये आपके कब मनाए गए हैं, 30 मार्च को मनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक अगर मैं आपसे कहूं तो ये आपके 14 अप्रैल को मनाए जाने वाले फेस्टिवल हैं। 30 मार्च को नववर्ष, 14 अप्रैल को नववर्ष, है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। 15 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा, 15 अप्रैल को मनाया जाएगा आपका पोइला बैसाख नववर्ष है। ये अलग अलग राज्यों में चंद्र और सूर्य के हिसाब से, इनके नक्षत्रों के हिसाब से नए वर्ष जो है शुरू होते हैं और ये नए वर्ष अलग अलग राज्यों में इन्हीं नाम से मनाए जाते हैं। नवरेह देखेंगे आप यहाँ पर तो कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है, मतलब त्योहार है, नववर्ष है ना, नवरेह जाना जाता है। बैसाखी आपको ध्यान रखना है पंजाब में मनाया जाता है ना। शीतल की बात करूं ये आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है बिहार के अंदर। बिहू आपने पढ़ ही लिया है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अलग अलग राज्यों में जो हिंदू नववर्ष जिस नाम से मनाए जाते हैं वो नाम ध्यान रखना है, किस राज्य में किस नाम से मनाया जाता है वो ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील कंपनी कौन सी है, तो आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने आंसर दिया। अगर मैं नाम बताऊं अगर आपको तो ओंकार कुमार हो गए, उषा भट्ट, ऋषभ झा, प्रमोद कुमार, बबीता ठाकुर, राहुल कुशवाहा, इन सभी बच्चों ने क्या किया, कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है ना। और इन सभी के आंसर जो है बिल्कुल सही हैं, सबके कमेंट मैंने पढ़े थे। बात करते हैं, आज एक छोटा सा और क्विज है आपके लिए। टुडे क्विज के अंदर अगर हम बात करें तो म्यांमार में भूकंप राहत के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ये, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आने वाला टाइम पे क्वेश्चन बन सकता है। किसने शुरू किया है, अमेरिका ने। भाई सीधी सी बात है, अभी म्यांमार में और थाईलैंड के कुछ हिस्सों में भूकंप देखने को मिला है, खास करके म्यांमार में बहुत तबाही मची है, हजारों लोग मौत के घाट उतर चुके हैं इस भूकंप से। तो आपको बताना है कि जो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है ना, जो म्यांमार में भूकंप से राहत दिलाने के लिए, ये किस देश के द्वारा शुरू किया गया, अमेरिका के द्वारा या चीन के द्वारा या भारत या थाईलैंड, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आती है तो 100 लाइक का मैंने टारगेट रखा है, आप इसे जरूर अचीव कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पीडीएफ की बात करूं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। आपको रिवीजन करने के लिए पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी, आप वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में।